हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विराट एजुकेशन एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस चैप्टर के कुछ बड़े यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ये पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला है इटली का बिखराव। तो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। छोटे छोटे हिस्सों में इटली बटा हुआ था। इटली अनेक जो वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमोंट में एक इतावली राजघराने का शासन था, बाकी सब अलग अलग था। उत्तरी पूरा हिस्सा जो था, नॉर्थ हिस्सा जो था इटली का, वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। और इसमें जो है दूसरा पॉइंट है, 1830 के दशक में जुसेते मेत्सिनी, उसकी क्या भूमिका रही। तो जुसेपे मेत्सिनी ने एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। यानी उसका एम था, उसका गोल कह सकते हो आप, एम। और उसने एक विजुलाइज किया था कि इटली एक जो है राष्ट्र राज्य बनेगा। तो उसने इस जो है इटली को एक पूरा बड़ा गणराज्य राष्ट्र राज्य बनाने के लिए पूरी कोशिश करी और अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। तीसरा पॉइंट है कावूर की भूमिका। मंत्री प्रमुख जो कावूर था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, वो ना ही तो क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। उसके बावजूद उसने उन जो इटली के एकीकरण के लिए जो आंदोलन हुआ उसको लीड किया। इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटालियन भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, ये सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। तो एक कूटनीतिक संधि हुई जो है फ्रांस की सार्डिनिया पीडमोंट के साथ, और इसलिए उन्होंने इस संधि के पीछे कावूर का हाथ था, और इसकी वजह से उन्होंने जो ऑस्ट्रियाई फोर्सेस थी उनको हराने में सफलता हासिल की। अब नंबर 4 पॉइंट है, इटली के एकीकरण में गैरीबोल्डी की भूमिका क्या रही। नियमित सैनिकों के अलावा गैरीबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए उन्हें स्थानीय किसानों का भी समर्थन मिला। तो इस तरह आप जो है पार्ट्स में इटली के एकीकरण का जो प्रोसीजर था, प्रक्रिया थी, उसको जो है ब्रीफ में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की, या वियना सम्मेलन भी बोल सकते हैं। वियना संधि द्वारा लाए गए मुख्य परिवर्तनों का विश्लेषण करो, अथवा वियना संधि की मुख्य धाराओं का वर्णन करो। इसमें 5-6 पॉइंट है, पॉइंट वाइज देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। किसने की? ड्यूक मेटरनिख, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बों वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। फ्रांस ने उस इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। तो यानी नेपोलियन के टाइम में फ्रांस ने जो एक्सपेंशन में जिन एरियाज़ पे कब्जा किया था, जिन इलाकों में कब्जा किया था, वो उसने संधि के हिसाब से उसको छोड़ना पड़ा। फ्रांस की कई सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि वो फ्रांस भविष्य में विस्तार नहीं कर सके। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पीडमोंट में जेनोवा को जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। तो ये कुछ मेन डिसीजन थे जो वियना संधि में लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ। बूर्बों राजा
जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के समय मुक्त कर दिया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया। यानी राजतंत्र तो था, प्रजातंत्र नहीं था, लेकिन वो संवैधानिक था। एक संविधान के अनुसार उनको चलना पड़ेगा, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। मेटरनिख ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। परिणाम स्वरूप यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन क्षेत्र की किन परिस्थितियों ने प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की? तो बाल्कन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता ही रहता है। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा निश्चित करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। यानी बाल्कन में जो आपस में जो राष्ट्रीय समूह थे उनमें आपस में टकराव बन गया, क्योंकि वो सब अपनी इंडिविजुअल पहचान और स्वतंत्रता के लिए जो है कोशिशें करने लगे। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। यानी अपना जो क्षेत्र था, अपना जो इलाका था, उसको बड़ा बनाना चाहते थे। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। यानी बहुत बड़ा कंपटीशन था। जिस तरह बाल्कन समस्या और बढ़ी, उसमें यह कंपटीशन भी खुलकर सामने आ गए। लोग खुलकर एक दूसरे के ऑपोजिट खड़े हुए। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की प्रत्येक ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। तो ये रूस, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी जो ताकतें थी, ये क्या था, एक दूसरी ताकत को कमजोर करके बाल्कन के क्षेत्र में अपनी प्रभाव को और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे इंडिविजुअली। इससे इस इलाके में बहुत सारे युद्ध भी हुए और फाइनली एक बेस बन गया और इसी से जो प्रथम विश्व युद्ध वो शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता का वर्णन कीजिए अथवा नेपोलियन संहिता के लाभ एवं हानि बताइए। तो नेपोलियन संहिता के लाभ देख लेते हैं पहले। कानून के समक्ष समानता। नेपोलियन ने, हालांकि आप जैसा जानते हैं कि उसने प्रजातंत्र को ख़त्म करके वापस वो राजतंत्र लेकर आया, लेकिन उसने कुछ रिफॉर्म भी किए। अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको स्मूथ बनाने के लिए उसने काफ़ी काम भी किए। तो उसके क्या लाभ हुए? पहला लाभ है कानून के समक्ष समानता। तो जो भी उसके अंडर में जुरिस्डिक्शन में लोग थे, सभी कानून के सामने सब समान हो गए। जन्म पर आधारित सभी सुविधाएं समाप्त हो गई। जिसको भी, जैसे पादरियों को या कोई खास वर्गों को अगर कोई जन्मजात सुविधाएं प्राप्त थी, अधिकार प्राप्त थे, विशेषाधिकार, वो सब समाप्त कर दिए उसने। जितने प्रशासनिक विभाग थे यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सबका सरलीकरण कर दिया गया। वहाँ पर काम आसान हो गया। फ्रांसीसी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार मिल गया। सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई और किसानों को दासत्व से मुक्त किया गया। यानी जो किसान दास बन के रहते थे या गुलाम बन के रहते थे, उनको उससे मुक्त कर दिया गया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों से नियंत्रण हटा लिया गया। तो यानी जो मजदूर कारीगर थे उनके ऊपर जिन भी यूनियंस का जो कंट्रोल था वो हटा दिया गया। परिवहन और संचार व्यवस्था को सुधारने का खूब प्रयत्न किया गया। नेपोलियन संहिता की हानियां क्या रही? प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। यानी जैसी राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुकूल होनी चाहिए, उसके हिसाब से होनी चाहिए, वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी। कर बढ़ा दिए गए थे, यानी टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे ज़्यादा, तो जनता पर जो है टैक्सेस का बोझ बढ़ गया। सेंसरशिप लगा दिए गए थे, यानी आप सरकार के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, छाप नहीं सकते, इस तरह के सेंसरशिप भी लगा दिए गए थे। और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना का एक्सपेंशन हो गया, तो ज़बरदस्ती लोगों को फिर सेना में भर्ती किया जाने लगा। तो ये उसकी नेपोलियन संहिता की जो है हानियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए
फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा प्रारंभ किए गए उपायों और कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो सामूहिक भावना यानी इकट्ठा होने की भावना जो है वो आम जनता के बीच पैदा करना चाहते थे फ्रांसीसी क्रांतिकारी। तो उन्होंने ये उपाय किए जो निम्नलिखित हैं। पहला, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। दूसरा, एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुन लिया गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी स्टेट जनरल का एक तो इलेक्शन जो था वो भी सक्रिय नागरिक समूह करने लगे और उसका नाम भी बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई शपथें ली गई, स्तुतियां रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया और मतलब जो क्रांति थी, क्रांति के बारे में खूब प्रचार प्रसार किया गया और उसके खूब चर्चाएं की गई। एक सेंट्रल प्रशासनिक व्यवस्था यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू कर दिया गया। कानून सबके लिए बराबर कर दिए गए। भार तथा नापने की व्यवस्था एक समान जो है पूरे एरिया में जहाँ पर भी ज्यूरिसडिक्शन था वहाँ लागू कर दी गई। क्षेत्रीय बोलियों को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच राष्ट्र की एक भाषा बन गई, पूरे राष्ट्रभाषा बना दी गई। तो ये सब उपाय और जो कार्य फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किए ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य की स्थापना अचानक हुई, उथल पुथल अथवा क्रांति का परिणाम नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, यानी ब्रिटेन में जो राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई वो अचानक उथल पुथल नहीं हो गई या कोई अचानक सडनली क्रांति नहीं हुई। तो इस कथन के जो है फेवर में आपको कुछ तर्क देने हैं कि ये अचानक कोई क्रांति का परिणाम नहीं है बल्कि लंबा चला संघर्ष है। तो ब्रिटेन में राष्ट्र राज्यों का बनना अचानक हुआ विद्रोह या क्रांति का परिणाम नहीं था, यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। सांस्कृतिक समूहों की भूमिका, उनकी सांस्कृतिक पहचान, इंग्लिश राष्ट्र की लगातार वृद्धि, धन, महत्ता और शक्ति के मामले में लगातार वृद्धि हुई। इससे वह द्वीप के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव जमाने में और अपने प्रभाव के विस्तार करने में समर्थ हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन हुआ 1707 जिसमें इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच ब्रिटिश पहचान की वृद्धि हुई और यूके का निर्माण हुआ और जो है इंग्लैंड इसका सेंटर बन गया। भाषा और धार्मिक नीतियाँ, ये जो है ये भी इसमें एक मेन तर्क है। इन सब पॉइंट्स की वजह से जो हम कह सकते हैं कि एक लंबा संघर्ष था जिससे ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया जिससे पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। तर्कों सहित इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो ये हमने नेपोलियन संहिता के जो लाभ हैं वही इसमें बताने हैं, दोबारा देख लेते हैं। फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया था, राजतंत्र वापस ले आया था वो, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही बढ़िया चल सके। उसका मानना था कि अगर देश में सिस्टम सारे अच्छे रहेंगे, नागरिकों का फ़ायदा होगा तो वो विरोध नहीं करेंगे, भले ही राजतंत्र हो वो खुश भी रहेंगे और उसका भी राजपाट चलता रहेगा। तो उसने जो है उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। उसके लिए निम्नलिखित जो है कार्य उसने किए। नंबर 1, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कानून के सामने सभी लोग, जनता सब बराबर हो गए। और फ्रांस में रहने वालों को, जो फ्रांसीसी नागरिक थे, उनके संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थे सबको सरल बना दिया गया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया और किसानों की दास्ता यानी जो गुलामी थी उस सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया। जागीरदार जो शुल्क लेते थे वो भी ख़त्म कर दिए। मजदूरों पर जो यूनियंस के कंट्रोल थे उनको भी ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा यातायात और संचार सुविधाओं को भी सुधारा गया। तो ये 6-7 पॉइंट है। इससे पता चलता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सुधारने के लिए काफ़ी कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। कथन को उचित उदाहरणों की सहायता से न्यायसंगत ठहराइए। मतलब ऑस्ट्रिया और हंगरी, बच्चों आपको पता होगा यूरोप के 2 देश हैं, आजकल अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है।
उस वक्त उन पर एक ही साम्राज्य शासन करता था जिसको हैब्सबर्ग बोला जाता है। तो वो साम्राज्य क्या था, कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। तो ये कथन कैसे सत्य है, इसके सपोर्ट में कुछ पॉइंट बताने हैं। नंबर 1 है, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। निरंकुश मतलब जिन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, चाहे सही करें चाहे गलत। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। सब बिखरे हुए थे, सबकी अपनी अलग अलग पहचान, अलग अलग संस्कृति, एकजुट नहीं थे। ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इस साम्राज्य में एपल्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड के जैसे क्षेत्रों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। तो सब कुछ मिक्स थे। तो ये एक साम्राज्य खड़ा हो गया। इस साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषा प्रांत भी शामिल थे। यानी आप देखोगे कि जर्मन भाषा बोलने वाले भी जो एरिया प्रांत थे वो भी थे, और जो इटालियन भाषा बोलने वाले जो प्रांत थे वो भी थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते थे। गलीसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। तो कुलीन जो साहूकार थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, पोलैंड वाली, जो पोलिश जिसको बोलते हैं वो भाषा। इन 3 प्रभावशाली समूहों के अलावा, तो ये 3 तो प्रभावशाली हो गए, कुलीन वर्ग हो गए, हंगरी वाले हो गए, और लंबार्डी वेनेशिया जैसे हो गए। इसके अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखा के अंदर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग भी अधीन अवस्था में, मतलब थोड़े अधीन का मतलब है गुलामी टाइप जैसी सिस्टम रहता है उसके अंडर में। जैसे उत्तर में बोहेमियन व स्लोवाक, कार्मिलोविया में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग थे। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो ये क्यों इकट्ठे थे? क्योंकि सम्राट के प्रति सभी निष्ठावान थे, सम्राट पर भरोसा करते थे और सम्राट के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तो ये एकजुट थे। इसी तरह बहुत अलग अलग क्षेत्र और जनसमूहों को जोड़कर एक साम्राज्य बना जिसको हैब्सबर्ग साम्राज्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिख ने ये स्टेटमेंट दिया था, और ये आपको इस चैप्टर में ज़रूर पढ़ने को बार बार ही मिलता है। इस पे क्वेश्चन भी ऑफ एंड ऑन आ जाता है। तो ये क्यों बोला था उसने, मेटरनिख ने, ये देख लेते हैं। नंबर 1, अधिकतर यूरोपियन देश फ्रांस का लगातार अनुसरण करते थे। यानी ज़्यादातर जो यूरोप के देश थे वो फ्रांस सबको लीड करता था, तो फ्रांस के पीछे पीछे चलते थे। तो इसलिए जो फ्रांस अगर छींकेगा तो बाकी सबको भी जुकाम हो जाएगा। फ्रांस में ही प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में हुआ, यानी क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई। बूर्बों राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता में बहाल किया गया था, उन्हें उदारवादी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया, उखाड़ के। तो जो सत्ता में बूर्बो राजा थे उनको उखाड़ दिया और उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। तो यही क्रांति जो है फिर फ्रांस के बाद आगे पूरे यूरोप में फैलने लगी, यानी उन्होंने पूरा यूरोप जो है फ्रांस को फॉलो करता था। यह टिप्पणी मेटरनिख ने की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क उठा, जिसके फलस्वरूप जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना को संचार किया वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रांस में सबसे पहले विद्रोह शुरू हुआ और बाकी पूरा यूरोप क्योंकि फ्रांस को फॉलो करता है, इसलिए मेटरनिख ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियू की तस्वीर के पीछे क्या विचार था? यह उस समय किस प्रकार का संदेश दे रही थी? 1848 में फ्रेडरिक सारियू नामक एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी लाइन में स्वतंत्रता की प्रतिमा की प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं। स्वतंत्रता को महिला का रूप दिया गया
तथा उसके हाथ में ज्ञानोदय की मशाल तथा दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र लिए दिखाया गया है। तो इस तस्वीर के पीछे विचार था कि सभी को स्वतंत्रता चाहिए और वो प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वतंत्रता हमें मिल जाए। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संसाधनों के ध्वस्त अवशेष बिखरे पड़े हुए दिखाए गए हैं। तो प्रतिमा के सामने क्या दिखाया गया कि जो निरंकुश संस्थान थे या शासक थे, राजतंत्र जो बेलगाम थे, उनके ध्वस्त यानी उनको अवशेष यानी बिखरे हुए टुकड़े, बचे खुचे टुकड़े जो है उनके पड़े हुए दिखाए गए। तो यह उस फ्रेडरिक सारियो की तस्वीर के पीछे विचार था। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, उसके थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस किए हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो ऑफ एंड ऑन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, वो हम पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। फिर भी कोई क्वेरीज आपकी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस भी अगर आपके हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। धन्यवाद।